सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो आज की इस क्लास में इस टॉपिक को समझते हैं और जितनी भी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आती हैं, टाइप्स हो गए, मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, फीचर्स हैं, इन सभी चीज़ों को फिनिश आउट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने गली मोहल्लों में सुना होगा कमेटी, तो ये कमेटी सिस्टम ही है, बट यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ब्रीफ में आ गई कि अब हमारा लीगल स्टेटस हो गया, कुछ टाइप्स हमारे हिसाब से निकल गए और बहुत कुछ नया हुआ जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि हकीकत में कोऑपरेटिव सोसाइटी आखिर होता क्या है। तो इसका एक क्योटो है ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, यानी कि इसको याद रखने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि सबका साथ और सबका विकास, इस तरीके से चीजें। अगर मैं बात करूं उसकी डेफिनेशन की, इट रेफर टू दैट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि यहाँ से कोई हमारा प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इसका जो मोटिव होता है, इसका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि बेसिकली हम जो मेंबर्स हैं आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और जिसको जो जितने पैसों की ज़रूरत है, जितनी कमेटी डाली जा रही है उसके हिसाब से उसकी मदद की जाए। अभी हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो जितनी भी हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी उन सबका मेन मोटिव ही यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है हमारे फीचर्स में। पहला क्या होता है, वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी कि आप किसी भी कमेटी के मेंबर बन सकते हो आफ्टर द अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने के बाद, कमेटी से पूछने के बाद और मेंबर से पूछने के बाद। आपका कोई जाति धर्म नहीं पूछा जाएगा। अगर आप जान पहचान के आदमी हो, अपने आदमी यानी पैसे लेके भाग भी जाते हैं लोग, तो अगर उस टाइप के मतलब मेंबर्स के अकॉर्डिंग में आप नहीं हो तो आपको मेंबर बना लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका कैपिटल सेफ रहेगा। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अगर अपना कैपिटल चाहिए होगा तो वो पूरा मिल जाएगा। बट कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभार क्या होता है कि हमारी रिस्ट्रिक्शंस, एक हमारी जो एंट्री होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है जब कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए बनाई जाती है तो उसमें स्पेसिफिक ग्रुप के पर्सन को ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा केस आता है जिसके अंदर मेंबर नहीं बनाया जाता, अदरवाइज आप मेंबर एब्सोल्युटली वे में बन सकते हो। तो वॉलंटरी मेंबरशिप, एवरीबॉडी हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू बी इट्स मेंबर, हाउएवर इन सर्टेन केसेस मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो हमारे गली मोहल्ले में कमेटी डलती है वो उनका कोई लीगल स्टेटस थोड़ी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पैसे लेके भाग भी जाते हैं, है ना, तो उनको कौन पकड़ने जा रहा है? उनको कोई पकड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि उनका एक लीगल स्टेटस नहीं है। ना तो उन्हें कोई गवर्नमेंट फंडिंग हो रही, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही, ना ही कोई सिक्योरिटी है, ना ही कोई कंट्रोल है। ये एक लोकल बेस पे होता है। मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लीगल स्टेटस अप्रूव करती है अपने लिए। तो नो एसोसिएशन ऑफ मेंबर कैन यूज द वर्ड कोऑपरेटिव with its name unless it is registered under the Cooperative Society Act 1912 और under the State Cooperative Society Act, यानी कि कोई भी एक कमेटी कोऑपरेटिव का नाम नहीं रख सकती बिफोर रजिस्ट्रेशन। हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत और अपने स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत। और यहाँ से हमारा ही सारा फायदा होता है जब हम गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाएंगे कि भाई हम सब मेंबर्स एक दूसरे की मिलकर मदद करना चाह रहे हैं या किसी और की भी मदद करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमें फंडिंग करेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और हमारी बैलेंस शीट में भी वो सपोर्टिंग करेगी। तो इस तरीके से हमारा लीगल स्टेटस है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि यहाँ किसी भी मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, सबकी लिमिटेड होती है। आपको पूरी तरीके से गारंटी मिलेगी भाई आपने जो कैपिटल लगाया है वो आपको वापस भी मिल जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स और द गारंटी गिवन बाय देम, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल। भाई कंट्रोलिंग कौन कर रहा है इसकी? जैसे कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 12th क्लास के टॉपिक हैं। बट आप ध्यान रखो किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाई जाती है, बट उस योजना को चलाने के लिए कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल कैसे हो रहा है? तो कंट्रोल यहाँ बिल्कुल होता है डेमोक्रेटिक वे की तरह, यानी कि इलेक्शन होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उनका हेड बनाने के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं, अपना नाम देते हैं और वो मेंबर्स उनको अपना वोट देते हैं, जिससे जिसके पास ज़्यादा वोट आ जाते हैं वो उस मेंबर का एक हेड बन जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे की तरह कहानी चलती है। अ मैनेजिंग कमेटी फॉर्म फॉर दिस पर्पस विच इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग इन द जनरल मीटिंग लाइक द डेमोक्रेटिक वे।
ठीक है। नेक्स्ट सर्विस मोटिव, द मेन पर्पस ऑफ दिस कमेटी फॉर अ सर्विस मोटिव एंड पॉसिबल हेल्प टू द मेंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट, भाई किसका कितना मतदान का अधिकार है, यानी कि हम अगर मैनेजिंग कमेटी की बात करें तो हो सकता है कि उनका ज़्यादा मतदान हो, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक वे की तरह काम कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक वे की तरह ही सारी चीज़ें होंगी, यानी कि एक पर्सन का अधिकार एक ही बार होगा कि वो वोट दे सके। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे डिस्पोजल सरप्लस के बारे में, कैश ट्रेडिंग के बारे में और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि इसके फीचर्स में लाई करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं आखिर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यानी कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कभी पैसा बच जाता है तो आखिर उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है। तो देखो इसके लिए एक मेथड बने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से सभी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यानी कि 1/4 सरप्लस जो होता है वो जनरल रिजर्व मेंटेन करना है बाय अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है भाई। नेक्स्ट, डिविडेंड इज ऑन द कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 10%, यानी कि अब हम क्या करेंगे, डिविडेंड पे कर देंगे जितने भी हमारे पास मेंबर्स होंगे उनके कैपिटल के हिसाब से, बट 10% से अधिक रेट ऑफ डिविडेंड हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट हमें अपने एरिया की डेवलपमेंट में लगाना है। अब सर आप ये कह सकते हो कि भाई डिविडेंड देने के बाद जितना पैसा हमारे पास बता है वो सब हम तो डेवलपमेंट में ही लगा देंगे, नहीं, 10% टोटल जो रिमेनिंग बैलेंस है उससे ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट में नहीं लगना चाहिए। 10% से अधिक लग रहा है तो वो रूल के खिलाफ माना जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास डिविडेंड देने के बाद रिमेनिंग बैलेंस सरप्लस बचा है उसका 10% तक हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं अपने एरिया के। लास्ट में हमारे पास जितना भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा अपने जनरल रिजर्व मेंटेन करने के बाद, अपने डिविडेंड देने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद जितना भी हमारे पास रिजर्व बचेगा उसका हमें क्या करना है, अपने मेंबर्स को बांट देना है अकॉर्डिंग टू द बोनस, यानी कि एज अ बोनस अपने मेंबर्स को हम बांट देंगे। बट ये जो बोनस होगा ये नॉट अ शेयर, ये शेयर्स के ऊपर नहीं होगा, ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर होगा कि आखिर किस मेंबर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसी के हिसाब से उसको रिजर्व दिए जाएंगे, जितने भी इसके पास बोनस बचेगा हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे वो चीज़ उसको बांट दी जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का ये खेल है। नेक्स्ट हम बात करें कैश ट्रेडिंग। मेजर वे के अंदर ज़्यादातर जो जितनी भी ट्रेडिंग करता है वो कैश के वे में करता है, यानी कि छोटा सा काम है और उसमें भी आप अगर उधारी पे देने लग जाओगे तो कैसे बनेंगी बातें, है ना। और ज़्यादातर हमें इसमें पैसे की ज़रूरत है। मान लो कोई हमसे उधार पे सामान ले गया फिर वो देने ही नहीं आया, है ना, होता है ना ऐसा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, किसी भी तरीके से अपने मेंबर्स की हेल्प करती है। भाई राशन का सामान है, बहुत सारा राशन का सामान लिया थोक में और अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को एट अ कॉस्ट हम बेचते रहे, तो ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे मेजर वे के अंदर कैश ट्रेडिंग होती है, नॉट अ क्रेडिट। बट हाँ, किसी भी रूल के तहत हमसे ये नहीं कहा गया कि हम जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं बट की नहीं जाती। तो द कैश ट्रेडिंग इज मस्ट, डबल टिक लगा दिया, बट देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन दैट दीज सोसाइटी कुड नॉट सेल दीज ऑन क्रेडिट, यानी किसी भी तरीके से हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिली कि भाई हम चीज़ों को क्रेडिट पे नहीं बेच सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि अब जो हमारे पास फाइनेंस की वे है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। ये मैं कोई लोकल बेस की बात नहीं कर रहा, सारे रजिस्ट्रेशन की बात की कहानियाँ हैं सारी, ठीक है। तो पहला, कैपिटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर टू द मेंबर्स, अदरवाइज लोन टू ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, ये सब आप तभी ले पाओगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राइट। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि अब भाई हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा रखा है तो कंट्रोलिंग का परफॉर्मेंस भी हम कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर जो हमारे पास मैनेजिंग कमेटी है उसमें से कुछ मेंबर्स खड़े होते हैं जिसको मेंबर्स ही चुनते हैं और उसको हेड बना दिया जाता है। बट कुछ गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा। तो गवर्नमेंट जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट्स को चेक करती है। एनुअल रिपोर्ट्स में वो देखती है कि आखिर इसके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा इसने डिस्पोज किया और कितनी चीज़ों को इसने कहाँ पर क्या खर्च किया, यानी कि ओवरऑल डिस्पोजल ऑफ सरप्लस ही चेकआउट करती है एनुअल के वे में। और अदरवाइज द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इज कंट्रोल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर टू द मेंबर्स। तो टाइम टू टाइम ये सारी चेकिंग कर भी ली थी, जरूरी नहीं एनुअल के वे में ही करे, किसी भी समय पर आपकी रिपोर्ट दिख ली जाएगी भाई क्या कर रहे हो, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट कंट्रोल हमारा बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि आप पीछे की क्लासेस में पढ़कर आए हो कि हमने पार्टनरशिप के बारे में समझा, कितनी सारी चीज़ें थी पार्टनरशिप के बारे में। फिर लास्ट में आके हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है,
सारे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब बता दी जाती हैं, और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं कि भाई हाँ ये फॉर्म फिल तो हमें करना ही करना है। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाने हैं तो ये हमारे पास कुछ गाइडेंस है जिनको हमें फिल करना पड़ता है, और इसी के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। द नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारा नेम होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डिटेल होनी चाहिए कि भाई कौन सा बंदा कितना शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर, यानी कि मैनेजिंग कमेटी के बारे में बता देना है हमें भाई ये हमारे हेड हैं, ये सब हेड हैं, ये डायरेक्टर हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। फिर हमारे पास है फिफ्थ पोजीशन पे द मेथड ऑफ अ बिकमिंग मेंबर, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कुछ मेथड्स ही बताती है कोऑपरेटिव सोसाइटी कि भाई तुम अगर मेंबर को हायर करना चाहते हो, इंक्लूड करना चाहते हो, तो उसके क्या मेथड्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और क्या क्या चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी, और यदि कोई मेंबर जाना चाहता है तो उसके भी क्या रूल हैं, यानी कि वो रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से जाएगा, कितना कैपिटल लेके जाएगा, डिविडेंड सब कुछ सब बता दिया जाता है। नेक्स्ट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मिनिमम 10 मेंबर्स, यानी कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंबर्स होंगे कम से कम 10 लोगों का हमें नेम पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, तो ओवरऑल हमारे रूल्स को डिस्क्लोज कर दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मेशन था, किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है। कभी कभार हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़ा कंपैरेटिव वे में, कंपैरिजन कीजिए कि भाई पार्टनरशिप के अंदर और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या अंतर है। तो आप खुद देखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वर्क करती है वो सिर्फ वर्क करती है सोशल वेलफेयर के लिए, बट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। यहाँ पर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा लीगल स्टेटस है, इसकी सेपरेट लीगल एंटाइटी है, या आफ्टर रजिस्ट्रेशन एसेट्स को भी होल्ड कर सकती है, लाइबिलिटी को भी देख सकती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये भी एक सेपरेट लीगल एंटाइटी देखता है अपनी तरफ से। यहाँ पे भी कुछ मेंबर्स की जो लाइबिलिटी रहती है लिमिटेड रहती है, कुछ की अनलिमिटेड, कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सभी की लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। यहाँ पर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जितना भी फायदा होता है वो सब लेते हैं, मेंबर्स भी लेते हैं और आसपास के लोग भी रहते हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की तो यहाँ जितना फ़ायदा है, जितने बेनिफिट्स है वो सिर्फ पार्टनर्स ही लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंस है जो कि आप अच्छे से लिख सकते हो अगर आपने पीछे क्लासेस के टॉपिक अच्छे से क्लासिफिकेशन के साथ पढ़े होंगे। और सारी चीज़ें मैंने पढ़ा भी रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में सारी वीडियोज़ लगी हुई हैं जितनी पीछे वाले पार्ट्स में हम पढ़कर आए हैं। अदरवाइज प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई आपके कितनी चीज़ों को हमने कवर अप कर लिया है। सो बेसिकली यहाँ तक हमने देख लिया फॉर्मेशन तक। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की और कुछ मेरिट्स की और कुछ लिमिटेशंस की जो कि एग्जाम के अंदर ज़रूर से ज़रूर पूछी जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़ने से पहले मैंने अभी आपको बताए हैं सारे फीचर्स। तो फीचर्स में आपने देखा वॉलंटरी मेंबरशिप। तो वॉलंटरी मेंबरशिप के अंदर क्या होता है कि कोई एक बंदा तो कोई चीज़ फॉर्म कर ही नहीं सकता, कम से कम इसमें 10 लोग चाहिए। और वो जो 10 लोग हैं उनकी ना तो कास्ट देखी जाएगी, ना रिलीजन, ना ही कुछ और। बट कभी कभार क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है किसी भी मेंबर के इन्वॉल्वमेंट पे। ऐसा कब होता है, जब हम कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के ऊपर काम करते हैं जिसमें उन स्पेसिफिक पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम वन बाय वन सभी को समझते हुए चलते हैं। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है कि सारे फंक्शन जो परफॉर्म होंगे यहाँ पे कंज्यूमर की वजह से होंगे। यानी कि जो आज हम देख पाए मार्केट के अंदर बहुत सारे हमें गुड्स तो देखने को मिलते हैं, बट उन गुड्स के अंदर बहुत सारा पैसे लग जाते हैं हमारे, यानी कि एक रीजनेबल प्राइस नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से वो गुड्स बनकर आ रहे हैं और ट्रेडर के पास आने तक जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उन सबसे बचाता है। यानी कि ये बल्किंग के अंदर गुड्स को खरीदता है बहुत बड़े लेवल पर, और बड़े लेवल पर खरीदने के बाद उसको एक रीजनेबल प्राइस पर बेचता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही नहीं कमाता, बिल्कुल ना के बराबर का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस भी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, डेवलपमेंट भी करनी है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड ऑन करके उसको एक रेट टू रेट चीज़ों को बेच दिया जाता है। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि सर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे उसके मेंबर ही सारे गुड्स परचेज करेंगे? तो ऐसा नहीं, यहाँ पर मेंबर्स तो परचेज कर सकते हैं, बट कैन आल्सो ऑल अदर मेंबर्स भी परचेज कर सकते हैं इसके सारे गुड्स को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्क में परचेज करता है और वहाँ से परचेज करता है जहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो बीच में आने वाले मिडलमैन, होलसेलर, ट्रेडर, सभी कुछ से हम बच जाते हैं और एक
प्राइस जो है वो हमारा सस्ता हो जाता है। एक तो ये रहा। तो कंज्यूमर हु वांट टू गेट रिड ऑफ ट्रेडर, ब्रोकर एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। देखो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है एक रॉ मटेरियल परचेज करने में रीजनेबल प्राइस पे, अपने माल को बेचने में बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ उसकी भी हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। इन द सेंस आप कभी देखोगे कि बहुत जब बड़ा मार्केट लेवल एरिया होता है तो उसमें एक कमेटी बनी हुई रहती है कि भाई इस दिन मार्केट जो है बंद रहेगी, ठीक है, और इस दिन जो मार्केट बंद रहेगी अगर किसी उसी कमेटी के मेंबर की रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी बंदे ने दुकान खोल ली तो उस पर जुर्माना लग जाएगा। जैसे आप देख पाओ गांधीनगर की मार्केट है, न्यू कॉन्डी का व्यापार मंडल है जिसमें राशन वगैरह मिलता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर कमेटी बनी हुई है जिसमें मंडे की छुट्टी रहती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्मॉल प्रोड्यूसर हु फेस डिफिकल्टीज इन अटेनिंग मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सो दे कैन बी हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर की बात हो रही है ना, ऊपर में क्या हो रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत मुश्किल होती है रॉ मटेरियल को परचेज करने में एक रीजनेबल प्राइस पे और फिर उसको बेचने में। दूसरी चीज़ उसको मार्केटिंग में भी दिक्कत होती है, भाई मार्केटिंग इतने हायर लेवल पे नहीं जा पाती, जो अलग अलग सोर्सेज हैं ये उनको हायर नहीं कर पाते, तो ये उसमें भी इसकी हेल्प करते हैं। द स्मॉल प्रोड्यूसर एंड आर्टिजन्स हु फेस डिफिकल्टीज इन सेलिंग एंड देयर प्रोडक्ट एट द हैंडसम प्रॉफिट सिंगल हैंडली, तो ये उसमें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि यहाँ से आप देख कर आए हो कैश ट्रेडिंग इन द फ्यूचर। तो कैश ट्रेडिंग क्या होता है, ज़्यादातर कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं, बट किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ से क्या करते हैं, हम सब लोन देने के लिए भी रेडी रहते हैं किसी भी मेंबर को या किसी अदर मेंबर को एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ताकि वो अपनी जितनी भी नीड है उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए और ना ही उसके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन आए। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोवाइडिंग लोन टू द मेंबर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन ईजी टर्म, तो ये हमने देख लिया। फिर लास्ट हमारे पास आता है, फिफ्थ आता है हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स ये सारी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हैं ये अपनी अपनी कैटेगरी के लोगों की हेल्प करने के लिए बनी है। कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए, प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। सो बेसिकली इसका सिर्फ काम इतना ही है कि हेल्प करना, यानी कि मेंबर्स की भी हेल्प करना और इसके ज़रिए जो आसपास के लोग हैं उनकी भी हेल्प तो करते ही करते हैं। तो यहाँ से हमारे सारे टाइप्स बने हुए हैं। अब ऐसे करते करते हम आ गए फार्मर के पास। अब फार्मर क्या होता है, बेसिकली जो आप गेहूँ खाते हो, बाजरा खाते हो या जो कुछ भी अनाज है हमारे पास, वो फार्मर से बहुत सस्ते दामों में परचेज किया जाता है और बल्किंग में किया जाता है। तो क्या होता है, मगर वो हमारे पास तक आते आते बहुत महंगा हो जाता है, बट जो चीज़ वो उगा रहा है उसको तो रियल दाम उसका मिलता ही नहीं है। तो ये इसने नीड देखी कि भाई फार्मर जिसकी असली मेहनत है वो ही एक अच्छा प्रॉफिट ड्राइव नहीं कर रहा, तो कैसे बात बनेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो जिस चीज़ यानी पैसों की वजह से जो वो पीछे हट जाता है अच्छी सीड्स लेने में, अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करने में, फर्टिलाइजेशन के अंदर, सीड्स फर्टिलाइजेशन के अंदर, मिट्टी की उपज के अंदर, पानी के अंदर, ये सब उसकी हेल्प करते हैं ताकि फार्मिंग के वे में एक बहुत अच्छे सीड्स को उगाया जाए, फर्टिलाइजेशन हो, अच्छे अच्छे पौधे उगें और अच्छी सब्जियां हमारे पास आ पाएँ। तो फार्मिंग सोसाइटी क्या होता है, एक बेसिकली हेल्प करने का काम यहाँ से ये हो रहा है। फिर हमारे पास है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं होता, तो जब एक बड़े लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी पहुँच जाती है तो वो प्लॉट्स को अलॉट करती है, एक रेजिडेंशियल हाउस को अलॉट करती है कि भाई आप यहाँ पे रहिए और अपने मज़े कीजिए, ठीक है। बहुत सारा मतलब बड़ी ज़मीन ले ली, उसमें घर बनवा दिए, फिर अलॉटमेंट कर दी, भाई ये कमरा आप ले लो, इसमें आप रह लो, ये वाले कमरे में आप ले लो, ये वाले कमरे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट्स टू द मेंबर्स। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हमने सभी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ लिए हैं, बट फिर भी यहाँ से समझने के बाद, लिखने के बाद जितनी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं, एक बार दिन के किसी भी समय में सभी चीज़ों को रीड आउट आपको ज़रूर करना है। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेरिट्स की। तो मेरिट्स हमारे पास आते हैं ईजी फॉर्मेशन, बहुत आसान है इसको फॉर्म करना। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, नहीं, बहुत इजी फॉर्मेशन है। आप 10 मेंबर इकट्ठा करो, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, जैसे हम पढ़ कर आए फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन जो हमारा प्रोसेस है उसको पूरा करो, आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी, ये फ़ायदा भाई सभी मेंबर का, एक लिमिटेड लाइबिलिटी, किसी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ही नहीं, और गारंटी मिली हुई है कि भाई आपने जितना कैपिटल लगाया वो आपको वापस भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि क्यों स्टेबिलिटी यहाँ क्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिला हुआ है, पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है हमारे यहाँ से, हमें
डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यहाँ से देखने को मिलती है कि हमारे पास जितने मेंबर्स हैं वो उसमें जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसके बीच में से कोई 1 या 2-3 पर्सन खड़े होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ से कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई मैनेजिंग कमेटी के बंदों का वोट ज़्यादा मान्यता रखता है या किसी लोकल बंदे का नहीं, ऐसा नहीं होता। सबका 1 पर्सन 1 वोट, यहाँ भी वही हिसाब चलता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है। लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि इसको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं, भाई हमने यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल ली, हमारी हेल्प करो, हमें फंडिंग करो, हमें ये करो करो, नहीं, ये अपना फालतू खर्च करते ही नहीं है। जितने इसके पास पैसे इकट्ठे होते हैं मेंबर्स के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, ये इन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे काम करने लग जाती है। कंज्यूमर की हेल्प, प्रोड्यूसर की हेल्प, फार्मर्स की हेल्प, हाउसिंग की हेल्प, तो लोन्स की हेल्प, तो इस तरीके से यहाँ चीज़ें चलने लग जाती हैं हमारे पास। और जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो आपने देख लिया कि भाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1/4, फिर उसके बाद थोड़ा सा परसेंट, 10% इसका, 10% इसका, जो बाकी का बचा हुआ उसका बोनस के वे में हम अपने मेंबर्स को ही बांट देते हैं, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास टैक्स एडवांटेज, बट गवर्नमेंट भी क्या करती है, भाई तुम लोगों की हेल्प कर रहे हो, कितना अच्छा काम करो, तुम्हें टैक्स थोड़ा कम देना पड़ेगा, इस तरीके से एडवांटेजेस हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं 7th स्टेप की, यानी कि स्टेट पैट्रोनेज, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो भाई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या कर रही है कि भाई लोगों को कम रेट पर लोन दे रही है ताकि वो अपने काम को कर सकें और उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना आए। तो यहाँ से देखा यार गवर्नमेंट बढ़िया काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी हमें कुछ सपोर्ट करती है ताकि हम इजी टर्म एंड कंडीशंस पे लोन दे सकें। तो ये हमारे पास एक बेनिफिट्स आ जाता है, मेरिट्स के अंदर काउंट हो जाता है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड चीपर रेट, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत रीजनेबल प्राइस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं कि जहाँ से वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है हम वहीं पहुँच जाते हैं, भाई हमें दे दो 3 ट्रक भर के सामान दे दो, जिससे क्या होता है इसमें आने वाले बीच में जो आते हैं मिडल मैन, होलसेलर, ट्रेडर, उन सब का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, अपना अपना मार्जिन होता है, उनसे हम बच जाते हैं। तो सीधा 10 रुपये की चीज़ कम से कम 6 रुपये की में पड़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, चेक ऑन द अदर बिजनेस। अगर मैं और बिजनेस की बात करूं तो और बिजनेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के पीछे हम क्वालिटी को कभी कभार भूल जाते हैं, हम बेसिकली कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को कभी कभार भूल जाते हैं और अपने गुड्स के एक हायर प्राइस रखते हैं। अगर हम एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पर काम भी कर रहे हैं तो हमारे गुड का प्राइस बहुत हायर होगा। आप खुद देखो कि एक काजू और बादाम ये बहुत सस्ते रेट पे भी आते हैं और कुछ बहुत महंगे रेट पे भी आते हैं। अगर मैं किसी और चीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वही माल तो वही है बट क्वालिटी का फ़र्क है, उसका रेट कम है, किसी की क्वालिटी ज़्यादा उसका रेट हायर है। तो यहाँ से क्या होता है, एक अदर बिजनेस की मैं बात करूँ तो क्वालिटी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे उनका प्राइस भी बहुत हायर होता है, जिसको अदर मेंबर या गरीब लोग नहीं खरीद पाते। तो इनका मोटिव ये होता है कि उसी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को हम वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ से वो बन रहा है, जिससे हमें सस्ता मिल जाएगा और हमारे लोग भी इन सब चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम देख रहे हैं जैसे कि बिजनेसमैन के एक्सप्लॉइटेशन, जैसे मैंने भी सारी बातें बताई वही सब सेंट्रलाइजेशन के वे में एक बिजनेसमैन एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं भाई कि भाई हमें इतना प्रॉफिट चाहिए या फिर 1 रुपये का ये है, 1 रुपये का मार्जिन हमारा ये, टैक्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से क्या होता है, हम सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर पे काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक हमारी डिसेंट्रलाइज होती है। जो लोग जिन गुड्स को परचेज नहीं कर पाते थे अब वो एबल हैं उनको परचेज करने के लिए। जो लोग दिन रात टैक्स पे कर रहे हैं खाने पीने के प्रोडक्ट्स पे या फिर किराए के घर में रह रहे हैं, लोन उन बैंक से ले रहे हैं, बहुत महंगे रेट्स पे मिल रहा है लोन, तो ये सभी चीज़ों से हेल्प करता है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने मेंबर्स की एंड दे के आल्सो अदर मेंबर्स की, राइट। तो यहाँ तक हमने मेरिट्स जान ली। अब हम जान लेते हैं कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो देखिए लिमिटेशंस, फर्स्ट आता है लैक ऑफ कैपिटल। भाई 10 मेंबर हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, तो यहाँ से कैपिटल का थोड़ा लैकिंग रहती है। भाई जिसके पास जितना पैसा होगा वो तो नहीं तो मिलेंगे। जैसे आप खुद देखो मोहल्ले में कहीं 50,000 की कमेटी चल रही है, कहीं 1 लाख की चल रही, कहीं 2 लाख की चल रही, जितना पैसा होगा और जितना जो पैसा भर पाएगा महीने के हिसाब से, ये सब चीज़ें। इनकम्प्लीट मैनेजमेंट, भाई ये क्यों बोला गया यहाँ पे इनकम्प्लीट मैनेजमेंट, क्यों? वो इसलिए भी रजिस्ट्रेशन के बाद भी जो मैनेजमेंट करेंगे वो आपके मोहल्ले के लोग ही करेंगे, यानी कमेटी मैनेजिंग जो कमेटी होगी उसमें से कोई लोग खड़े हो जाएंगे जिनके पास हो सकता है एक हायर क्वालिफिकेशन ना हो, है ना, वो अपने पुराने सिद्धांतों के बेस पर मैनेजमेंट करे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनकम्प्लीट मैनेजमेंट माने मानी जाती है। फिर कैश ट्रेडिंग यहाँ से क्या होती है, नहीं होती, यानी कैश ट्रेडिंग होती तो है बट एक ज़्यादा लेवल पे होती है, और ज़्यादा लेवल पे होने की वजह से क्या होता है कि कभी कभार जो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैं उनको हम फॉर्म नहीं करते। वैसे कहने को ये एक लिमिटेशन में नहीं काउंट किया जाना चाहिए था, बट बढ़ानी है लिमिटेशंस तो काउंट तो किया जा रहा है, क्योंकि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन में साफ साफ कह दिया गया है कि हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं बट ज़्यादातर कैश में की जाती है। तो ये कोई लिमिटेशन नहीं बनती बट फिर भी बना दी गई, और अगर आप कोई लिमिटेशन भूल रहे हो तो आप इसका यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। कैश ट्रेडिंग, और इवन आप इसका यूज़ इसमें भी कर सकते हो, मैरिज में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, भाई रजिस्ट्रेशन करवाया हमने, पॉलिटिकल तो सपोर्ट कर भी रही है ना, ग्रोथ भी कर रही है, फंडिंग कर रही है, तो वो इंटरफेयर भी तो करेगी। भाई तुम मेरे पैसे का कर क्या रहे हो, इतनी सारी तुमने सोसाइटी बना ली, इतने मेंबर है तुम्हारे पास, इतनी फंडिंग आ रही है, इतनी टैक्स के एडवांटेज तुम्हें मिल रही है, कैपिटल तुम्हारे पास है, तुम कर क्या रहे हो। भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होगा, बट फिर भी यहाँ पे लिमिटेशन के अंदर काउंट किया गया कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन मतलब है प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट तो कमा ही नहीं जा रहा, भाई प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं जा रहा। प्रॉफिट ही एक मोटिवेशन होता है जो कि बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को करते रहने के लिए एक आशा देता है, एक आग देता है कि भाई हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, मैं और मेहनत करूँगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। बट यहाँ पे तो ये होता ही नहीं, हम तो एक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, छोटा सा परसेंटेज ऐड ऑन किया जाता है ताकि हमारी जो कॉर्पोरेट सोसाइटी की मैनेजमेंट है वो चल सके, बट उसको रीजनेबल प्राइस पे बेचा जाता है, तो यहाँ से मोटिवेशन नहीं मिल रही हमें। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी कि मेंबर्स के बीच में से कोई बंदा उठता है और उसी मेंबर जो होते हैं वही उसको चुनाव में ला लेते हैं, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इस पे नहीं है। भाई पब्लिक ने थोड़ी चुना है, या उस मोहल्ले के लोगों ने थोड़ी चुना है, जो उसके मेंबर कमेटी के मेंबर हैं उन लोगों ने उसको चुना है, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ बना रहता है। फिर हमारे पास लैक ऑफ सीक्रेट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है, वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को, एनुअल रिपोर्ट्स को, बैलेंस शीट को, P&L को एनालाइज करती रहती है कि आपने इन पैसों का खर्च कहाँ पर किया, आपने इन पैसों को कहाँ लगाया, आपके पास जो सरप्लस बचा, प्रॉफिट बचा, आपने उसको किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने वो रूल्स के अकॉर्डिंग किया या नहीं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पता लगा दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, ये एक लिमिटेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये आप ध्यान रखो। एक दफ़े वो कैश ट्रेडिंग मत लिखना बट म्यूचुअल डिस्प्यूट्स लिख देना। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो हम 10 मेंबर हैं, हम 10 मेंबर की थिंकिंग अलग है, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है। मान लो मैं लीडर बन गया, तो लीडर बनने के बाद ऐसा हो सकता है कि भाई कोई और बनना चाह रहा हो, तो उससे और मेरी जलन पैदा हो जाएगी, है ना, जिससे क्या होता है हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लग जाएंगे, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लग जाएंगे, भाई इसने 10% से ज़्यादा ले लिया, है ना, इसने ज़्यादा ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे। अब देखा आपने कि सबसे लास्ट में क्या होता है, जो हमारे पास प्रॉफिट का हिस्सा बचता है वो हम कंट्रीब्यूशन के बेस पर बोनस के तरीके से बांट देते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया था तो मुझे बोनस भी ज़्यादा मिल गया, मगर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं कि भाई मैंने कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया था, मुझे नहीं मिल रहा, इसको मिल रहा है, ऐसा क्यों, इस तरीके से। तो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स यहाँ से बना रहता है। सो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक था। ओवरऑल हमने सभी चीज़ें कवर अप कर ली, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने एक स्पेसिफिक पार्ट के माध्यम से समझ लिया। सो होपफुली आपको भी समझ में आया होगा, बट कहीं किसी भी टॉपिक पॉइंट में, छोटे से भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, वो भी उसी दिन। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।